अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार को वीडियोस मौसूल हुई हैं जिसमें एक नौजवान लड़की जिसका नाम नाजिया है उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है उसी के शौहर की जानिब से। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि तशद्दुद करने के बाद, लहू लहान करने के बाद घर के बाहर गुंडे बिठा दिए गए और ये कहा गया कि अगर तुम घर से बाहर निकली या अस्पताल गई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लोगों के बीच में पड़ने के बाद इस लड़की को अस्पताल ले जाया गया। ये लड़की अपनी ज़बानी क्या सुनाती है कि इस पर इसी के खावत ने आखिर इतना तशद्दुद क्यों किया। ये वीडियोस अपनी कहानी आप सुना रही है। इन वीडियोस को देखिए, फिर आगे कहानी कहाँ को जा रही है और नाजिया का क्या मुतालिबा है, ये सब आपको दिखाते हैं। नाजिया ईमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। नाजिया ईमान से हम बात करते हैं कि ये 25 साल की लड़की लहू लहान क्यों है, ये 25 साल की लड़की नीली क्यों है, ये 25 साल की लड़की जिसके 3 बच्चे हैं, आखिर इसको किसने हब्से भेजा में रखा, कौन इस पर तशद्दुद करता है और मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। नाजिया, सबसे पहले तो बताएं, अब आप बेहतर हैं, पहले से खैरियत से हैं? पहले से कुछ बेहतर है। नाजिया, आपकी कहानी सारी डिटेल के साथ हम सुनेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए आवाम तक ये पहुंचाएंगे भी कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है वो कौन है। मेरा शौहर है। शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं 12 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। 12 साल की एज में 12 साल की बच्ची तो बहुत छोटी होती है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं नाजिया, 3 बच्चे हैं, बेटियां कितनी, बेटे कितने? 2 बेटे और 1 बेटी है मेरी। 2 बेटे हैं। बेटे कितने कितने हैं माशाल्लाह से? मेरा 9 साल का बेटा है और 7 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है मेरी। 4 साल की बेटी है। नाजिया, किसने मारा? वीडियो एक देखी जा सकती है जो हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे भी। उस वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि नाजिया का फेस पूरा लहू लहान है और बड़ा तशद्दुद आमेज अंदाज में, जैसे किसी ने यूं बर्छी या कोई चीज मारी है जिससे ये सारा माथा फट गया है, कट गया है, स्टिचेस लगे हुए हैं, मुंह सूजा हुआ है। नाजिया, किसने मारा था, क्या हुआ था? ये मेरे तसल्ली से, हौसला लेके आहिस्ता आहिस्ता बताएं। मैं 1 साल से मैं इस टॉर्चर के अंदर हूँ। वैसे तो जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरे ससुराल वाले सब लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते होते थे, मारते पीटते थे, क्योंकि मेरी जो भाभी है वो मेरी नंद भी है। वट्टा सट्टा है। जी, वट्टा सट्टा इस तरह से। तो जो भी प्रॉब्लम मेरे भाई के घर होती थी फिर उसका खमियाजा मुझे भुगतना होता था। तो टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो मैं अपने अम्मी की तरफ आ गई थी। ठीक है। यहाँ पे आके फिर इन लोगों ने यहाँ पे मुझे सुकून से रहने नहीं दिया, क्योंकि ये इमाम मस्जिद थे, मेरा हस्बैंड औरतों में और आदमियों में फ़र्क नहीं समझता होता था। बहुत ज़्यादा मामला थे जो कि मैं बताती भी किसी को तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि हमारे अम्मी लोग बहुत शरीफ गरीब लोग थे। तो माँ बाप की इज़्ज़त के लिए जो भी हुआ मैं बर्दाश्त करती रही। ये मेरा हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती जॉब्स पे लगवाता होता था कि मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी मुझे ला के दो। मेरा जहाँ से मर्जी का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी करो, मुझे पैसे ला के दो। ठीक है। इस तरह से तो, और लोगों के सामने ऐसे रहना कि जैसे इनसे अच्छा कोई भी नहीं है। मैं किसी को चाहती भी बताना तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो एक इमाम मस्जिद था, मौलवी था, उसके खिलाफ कुछ बोला भी जाता तो फिर मेरे लिए बुरा होता था। इसीलिए एहसास कमतरी होने की वजह से मैं नहीं बता सकती थी। कितने अरसे से है शादी? के स्टार्टिंग से, पहले दिन से ही सब स्टार्ट हो गया था कि दहेज नहीं लेके आई और कि भाई भूखे नंगे लोग हैं, इस तरह से। अच्छा नाजिया, जहेज का दीन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक तरफ आप बता रही हैं कि वो इमाम मस्जिद हैं और दूसरी तरफ वो जहेज की डिमांड भी करते हैं, तो ये जरा थोड़ा सा डिटेल से बताएं। वो सिर्फ मस्जिद इमाम लोगों के सामने, घर में क्या होता है इसका मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना और ये सब। इमाम मस्जिद तो बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम है, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें तालीम देते हैं, जिनकी हम तहे दिल से इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा ये मुझे बताएं कि जिस दिन झगड़ा हुआ है उस दिन क्या हुआ था? ये मारपीट और मोहल्ले में शोरो गुल, क्या उस दिन क्या झगड़ा हुआ था? नहीं, ये ऐसे था कि स्टार्टिंग से था ना, जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद कर दी।
اصل میں میرے ہسبینڈ کا کچھ مسئلے مسائل اس طرح سے تھے کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے ہی بھانجے کی بیوی سے. ٹھیک ہے. ہاں جی. بھانجے کی بیوی سے؟ جی. اس نے اپنے بھانجے کی بیوی کی ڈیورس کروا دی تھی, اس سے شادی اس نے کرنی تھی. اس کی وجہ سے مجھے زیادہ ٹارچر کرتا تھا کہ میں نے اسے شادی کرنی ہے, تم آگے ہو, تم سامنے ہو. ٹھیک ہے. کہ تاکہ مجھ پہ بات نہ آئے, تم پہ آئے, میری عزت برقرار ہے. تو میں نے پھر اس کی کوئی بات نہیں رکھی. میں نے سب کو سب کچھ بتایا کہ جب میری شادی بھی ہوئی تھی, اور اس طرح سے الٹی سیدھی ویب سائٹ سے نکال کے الٹی سیدھی ویڈیوز دکھانا, اور اس طرح سے کہ تاکہ یہ لڑکی میں آنکھ نہیں بول سکتی کہ. ٹھیک. سمجھ رہی ہیں. ٹھیک. یہ ساری, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی عورت ہے یا کوئی آدمی ہے, اس میں وہ فرق نہیں سمجھتا. چھوٹی بچی ہیں, جس طرح سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے لوگوں کو بتائی تو پھر یہ میرا دشمن ہو گیا. مجھے جگہ جگہ پہ اس نے ٹارچر کیا. پھر فیملی میں بھی آ گئی تو اس نے مجھے یہاں پہ بھی بہت زیادہ مار پیٹ کی, اور لوگوں کو میری تصویریں دے دینی بلا فضول ہے. پھر وہ لوگ جو ہے نا غلط نظر رکھتے ہوتے تھے. اب اپنے آپ کو بھی یہاں پہ بچانا, محفوظ کرنا بہت ضروری تھا. ہم پھر خاموش رہے ڈر کے ہمارے کہ ہم کسی کو کیا بتائیں. پہلے بھی میں تھانے گئی تھی, نہیں سمجھ آئی, کسی نے نہیں سنی. پھر ہم لوگ نہیں گئے ڈر کے مارے, کیونکہ یہ ہمیں ڈراتے ہوتے تھے, دھمکاتے ہوتے تھے کہ بھئی تم جاؤ تھانہ کچہری پولیس سارے ہماری جیبوں کے اندر ہے. جیسا ہم. یہ کون کہتا ہے؟ میرا شوہر غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. آپ کے شوہر کہتے ہیں تھانے کچہری میری جیب میں ہے. جیب میں ہے وہ سارے, تم جا کے دیکھ لو, وہ سب میری پیروی کریں گے, تمہاری نہیں. انہوں نے اس طرح سے بولا تھا. تو جب ہر طرف سے معاملات بہت برے ہو گئے تھے تو پھر میں گھر سے چلی گئی کہ ایک بار پھر سے اسٹینڈ ہوتے. میں کورٹ بھی گئی تھی پہلے, جب میرے پاس پیسے تھے, میں جاب کر رہی تھی. ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی جو یہ ہوئی تھی کہ آپ اغوا ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں میم, میں کوئی اغوا نہیں تھی بالکل بھی, یہ سب جھوٹ ہے. یہ اس کا معاملات کلیئر یہ ہے سارا کہ ان لوگوں کے مار پیٹ کرنے کی وجہ سے, کیونکہ میرے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے کسی بھی چیز کے لیے کہ میں کچھ بھی کرتی. اگر میں کام نہیں کروں گی تو میں اپنے معاملات کیسے دیکھوں گی بغیر پیسوں کے؟ اس پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ حوصلہ لیں, آہستہ آہستہ بولیں. اس نے جب طلاقیں دے دی تھی میں نے صلح کر لی تھی اس سے. بعد میں بھی میرے بھائی نے کہا کہ گناہ کا ذمہ ہمارا ہے, تم صلح کر لو. گواہ ہیں میری امی, میرے بہنیں, میری بچے, سب اس بات کے گواہ ہیں. اس نے مجھے 3 طلاق دے دی تھی زبانی, لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ بھائی نہیں, میں نے جو ہے نا اسکول لے کے جانا. اس نے پھر مجھے دھمکیاں لگائی کہ اگر تو میری نہیں رہی تو میں تجھے کہیں کا بھی نہیں رہنے دوں گا, میں تجھے جان سے مار دوں گا. تیری جرت نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر پائے یہاں پہ. اس طرح سے مجھے بولا. تو بہت زیادہ زور زبردستی کے بعد میں نے صلح تو کر لی, لیکن جب میری تنخواہ آئی اس نے مجھ سے پیسے لیے اور یہ واپس چلا گیا. بولا میری ماں کہتی ہے کہ جس نے آنے ادھر آئے, نہیں آنا تو باہر میں جائے, میں اپنے بیٹے کی شادی کروا. آپ کیا نوکری کرتی تھی؟ میں پہلے جو ہے نا ایک مال میں جاب کرتی تھی, وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا, میں نے وہاں سے چھوڑ دیا. پھر ان لوگوں نے برگر اور شاورما کے کاؤنٹر لگوائے میرے سے, یہ بیچتی ہوتی تھی میں سڑکوں پہ. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے گارمنٹس کا کام کر, جو پبلک وہ ہوتی ہے نا, بازار ہوتی ہے, ریگولر بازار جو ان سے ہوتے ہیں, انہوں نے پھر مجھ سے وہ لگوائے. اس کے پیسے بھی انہیں کو جاتے تھے. شوہر نے؟ جی میرے شوہر نے, کسی اور نے نہیں, میرے اپنے ہی شوہر نے. تو کیونکہ اس کی سیلری بہت کم ہوتی تھی, اور اس نے کبھی کہنا کہ میں نے بائک لینا ہے, کبھی کوئی چیز لینی ہے, کبھی فون لینا ہے, کبھی لیپ ٹاپ لینا ہے, ایسے. اسی وجہ سے پھر مجھے اس کو. پھر یہ سر کیسے پھٹا, وہ سارا لہو لہان جو ویڈیو بہت فیس بک پہ وائرل ہے؟ میں گھر سے چلی گئی تھی کہ اپنی جب میں اس قابل ہو جاؤں گی کہ میری جیب میں پیسے ہوں گے, پھر اس کے بعد میں کورٹ کچہری جا کے اپنے بچے بھی لے لوں گی. اور بچے اسی کے پاس تھے؟ بچے اسی کے, بھائی یہ گن پوائنٹ پہ لے کے گیا تھا ہم سے لوگوں کو اکٹھا کر کے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے. تو میں وہاں سے چلی گئی. پھر میں نے میڈیا سے ہیلپ لینے کی بڑی کوشش کی, لیکن نہیں پہنچ پائی میں میڈیا تک. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیسے پہنچنا ہے. پھر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوتی تھی, رات میں باہر سوتی ہوتی تھی ہاسپٹل کے اندر. آپ چیک کروا سکتے ہیں اس کے ہاسپٹلوں کے الگ الگ, اتفاق ہاسپٹل, سروس ہاسپٹل, جنا ہاسپٹل, اور اس طرح درباروں پہ. دن میں مطلب جب کام مل جانا کہیں پہ تو میں نے کر لینا, جب نہیں ہونا تو پھر میں نے ایسے وہاں سو جانا. جی ایسے پارکنگز میں, جی گراؤنڈز میں. ہاں جی. بڑی مشکل سے پھر مجھے کہیں پہ جاب ملی, اور وہ میں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں کر پائی.
इन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ किया, मेरी बहनों को बहुत हिरासा किया, इनको धमकाया डराया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हमें वो ढूंढ के ला के दो मेरी बहनों को। फिर मेरी बहनों ने जो भी किया, मुझे उस पर ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं उधर भी। इन्होंने जब मैं वहाँ पे गई फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं तुम लोगों के खिलाफ बयानात दो कि भाई तुम्हें अगवा किया गया था। मैंने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। फिर इन्होंने मुझे जज के सामने भी पेश किया, मैं वहाँ पे भी गई और फिर मैंने वहाँ पे सब कुछ तफसीलन बात बताई। मैंने कहा सर मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मेरे घर के हालात और मामलात इस तरह से थे, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर ये लोग मुझे वापस लेके आए, मैंने कोर्ट पे बयान दी। जज शौहर आपको वापस लेकर आए? मेरे शौहर नहीं, मेरी सिस्टरों ने करवाया था ना कि भाई पता नहीं हमारी बहन की दर किस हाल में है। जब उनको रियलाइज हो गया कि हमने अच्छा नहीं किया, हमें तो कम से कम करना चाहिए था। पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते थे पहले, हम डरते थे क्योंकि ये कहते थे कि पुलिस वाले ये सारे हमारी जेबों के अंदर है। और ये मस्जिद इमाम था, आपको पता है कि बिसावजरे इसकी पहुंच थी इतनी, लोगों के बच्चे जो पढ़ाता था उनकी सपोर्ट की वजह से इसका था, तो हम डरते थे, हमें अपनी इज्जत बचानी थी और कुछ नहीं। लेकिन ये वापस ले सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं घर आ गई, मैं सुलह हो गई, वापस आ गई आप? हाँ, मैं अपने मायके में आ गई ना। फिर जज ने वो कर दिया कि भाई आप जहाँ मर्जी जहाँ जा सकती हैं, रह सकती हैं, आप अपना कमाएं, और जब आप अपने बाय स्टैंड हो जाएंगी कल को आपके बच्चे आपके पास आ जाएंगे। आपको अदालत से मिल गया? जी, ये मेरे पास है, अगर आपके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी ये लोग आ गए उधर मेरे अम्मी के घर, मैं वहाँ पे भी सेफ नहीं थी, इन्हीं चीजों की वजह से मैं वहाँ से गई थी। फिर इन लोगों ने फिर दोबारा आके मुझे मारा, मेरे हस्बैंड थे, इनके साथ और भी कुछ लोग थे, इन्होंने मुझे आके मारा। और मैंने कहा कि अदालत से मुझे हो चुका है कि भाई मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हूँ, तुम्हारे साथ उन्होंने मुझे नहीं भेजा, तुम गलत कर रहे हो। बोला इनकी धमकियां मुझे नहीं लगाओ तुम, ये पुलिस वाले ये लोग सारे मेरी जेबों के अंदर है, जैसे मैं कहूँगा वैसे होगा। ठीक है। इसने मुझे इस तरह से बोला और मुझे मारा, और जबरदस्ती घसीट के जा रहे थे मुझे ये लोग, ऊपर मेरे कपड़ा डाल के बोला कि हम इसको जान से मार देंगे। फिर बहुत ज्यादा चिल्लाने के बाद मोहल्ले वाले आए, इन्होंने मुझे छुड़वाया। फिर लोगों ने, मोहल्ले ने छुड़वाया? जी, मोहल्ले वालों ने छुड़वाया मुझे। ये आपका सर्वर जो फटा हुआ है सारा, ये सब उस दिन की बात है? जी, ये कल की बात है ये सारी। ठीक है। तो ये सब कपड़ा डाल के कहाँ घसीट के लेकर गए? ये घसीट के लेके जा रहे थे, मैंने शोर डाल दिया, वो माले मकान खड़ी हुई थी, तो उन्होंने शोर किया, लोग इकट्ठे हुए, तो फिर ये लोगों ने मुझे छोड़ के भागे, मैं मार रहे थे मुझे, तो मैं छोड़ के भागे? सड़क में? नहीं, सड़क में नहीं, घर के अंदर ही, क्योंकि मैं इनसे छुड़वा के मैं कोने में चली गई थी ना, हमारे छत का घर है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पुलिस को फोन नहीं किया 15 पे? जी, मैंने 15 पे कॉल की, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ इशू है यहाँ पे, और इस तरह से कोई चीज़ कि भाई आप खुद थाने आ जाओ। लेकिन नीचे वो लोग सब खड़े हुए थे, मैं हमारे मालिक मकान ने उनको घर से निकाला और जना निकाल के कुंडियाँ लगा दी सारी, और उन्होंने बोला बाहर निकलो, बाहर आओ। वो साथ वाले जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी, उनके घर से आने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हमारे घर में दाखिल नहीं होना। इस तरह से फिर पुलिस आई, तो फिर ये मुझे लेके गए। और कितनी कॉल्स की पुलिस को 15 पे? मैंने भी की थी, 3-4 और लोगों ने भी की थी। और कितनी देर के बाद पुलिस आई? तकरीबन कोई 9 बजे का वाकया था, और ये शायद 12 बजे तक आई। यानी कि आई आपके पास तकरीबन 10, 11, 12, 3 घंटे के बाद 15 की कॉल का रिस्पांस था। अच्छा, ये बताइए कि फिर उस दौरान आप उसी तरह लहूलुहान पड़ी रही? जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर वो लोग थे, बाहर लोग थे। जी ठीक है। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने क्या किया? फिर पुलिस मुझे अपने साथ ले गई। ठीक है। कहाँ? वो थाने में। ठीक है। फिर वहाँ पे उन लोगों ने मेडिकल करवाया, मेरे मेडिकल भी हुआ। ठीक है। मेरी कंप्लेन भी वहाँ पे लिखी जा चुकी है। ठीक है। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। दोबारा किसी ने पुलिस से, कोई थाने से राब्ता हुआ आपसे? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर अस्पताल कैसे पहुंची आप? मेरी सिस्टर लेके आई थी मुझे। ठीक है। मारी क्या चीज थी यहाँ पे? हेलमेट मारा था और डंडे थे उनके पास। डंडे थे और हेलमेट मारा? हाँ जी, वो अभी भी मेरे घर पे है। कौन आपके घर पर है? मेरी अम्मी के घर पे। वो डंडे और हेलमेट? हाँ जी। पुलिस ने वहाँ से बरामद नहीं किया? नहीं, मैंने कहा था उनसे।
ठीक है, अब आपको इस बात का भी नहीं पता कि आपकी एफआईआर हो गई है या नहीं हुई? नहीं, मुझे इस बात का और कुछ ना भी नहीं किसी ने आपसे राब्ता किया? नहीं, किसी ने भी नहीं। आप जान बचा के यहाँ पर पनाह लेके बैठी हुई हैं, आपको क्या डर है? वो लोग मुझे जान से मार देने की धमकियां देते हैं, बल्कि जान से मारने की उन्होंने पूरी कोशिश की, मुझे तहफ़्फ़ुज़ लेके भी जा। जी बिल्कुल। ठीक है, आला हुकाम आपका आवाज़ आपकी सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या मुतालबा है? अपना मुतालबा पेश करें। मेरा कोई खास बड़ा मुतालबा किसी से नहीं है, ना कोई बड़ी मेरी डिमांड है, सिर्फ मुझे मेरे बच्चे चाहिए और मुझे इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरी बहनें भी महफूज नहीं है वहाँ पे, वो मेरी बहनों को भी टॉर्चर करते और ये दुनिया बहुत बुरी है, हम कहाँ जाए? हमारा बाबा भी नहीं है, हमारी मामा मेंटली तौर पे खत्म हो चुकी। कुछ समझ नहीं आता था कि मैं जाऊं कहाँ। मैं सच बता रही हूँ कि मैं खुदकुशी करने के लिए गई थी पहले, जब मैं घर से गई थी, कि जब मेरे लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए, मैं कहीं पे सेफ नहीं हूँ, दुनिया के हालात भी अच्छे नहीं है, लोग अपनी इज्जत को इज्जत समझते हैं, किसी और की बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं। अगर कोई मजबूर लड़की है तो उससे फायदा हर कोई उठाना चाहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेहनत की, सब कुछ किया। और हमारी इस तरह की हालत है, सिचुएशन है, हमें कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट मुझे इंसाफ तो मिले। मेहनत तो हमने खुद करके खानी है, लेकिन अगर इस तरह से हमारी जान के पीछे पड़े रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किस बंदे से मदद मांगे? कोर्ट से तो आप ऑलरेडी ऑर्डर्स ले चुकी हैं ना, अलहदा रहने के इनसे? जी बिल्कुल ले चुकी हूँ, वो आपके पास है, वो हम अपने प्रोग्राम में दिखाते भी हैं, अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। आला हुकाम तक, हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुंचाने की भरपूर पुकार प्रोग्राम कोशिश करेगा, और पुकार का हमेशा से ये फर्ज रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो आपको अपने बच्चे चाहिए, दूसरा आपको इनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ये जान से मारने की आपको धमकियां देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और इसके अलावा यही है कि ये हर किसी की बेटियां, खुदा का वास्ता है गौर करें, यहाँ बेटियों के हालात अच्छे नहीं है। हमारे थानों में कहीं पे भी कोई कुछ नहीं समझता, मतलब जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसको सुना जाता है बस, इसके अलावा नहीं। शराफत की जिंदगी जीने वालों को कोई भी नहीं जीने देता। अगर आप किसी का बुराई में साथ दे रहे हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो आपको ख्वार होना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। अगर मेरे लिए बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं ना। देखिए, हम आपकी आवाज बनने यहाँ पर आए हैं ना, आपके पास अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और अल्लाह से ना उम्मीदी तो गुनाह है ना। जी बिल्कुल, उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। न सिर्फ मैं ये कहूंगी कि जिनसे आपका झगड़ा आपके शौहर से, बल्कि तमाम शर पसंद है नासिर से। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अल्लाह आपकी इज्जत महफूज करे। हम इस प्रोग्राम को और आपकी आवाज़ को, आप अपनी मर्जी से ये इंटरव्यू दे रही हैं? जी मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, और मैंने कुछ कहना है आपको? जी बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मेरी बहनें भी वहाँ पे सेफ नहीं है बिल्कुल भी। आपको उन तक भी जाना चाहिए, आप पूछिए उनसे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब आपके पास रास्ता कोई नहीं है, दर कोई नहीं है सर छुपाने के लिए? नहीं मैम, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब भी करती हूँ ना, मैंने हॉस्टल भी लिया था बाद में जब मैं संभल गई थी, तो ये लोग वहाँ पे भी नहीं मुझे चैन से जीने। अगर मुझे इनसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मैं कैसे क्या काम करूँगी, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी अगर ये हर जगह पे मुझे आके टॉर्चर करेंगे? सुलह का कोई रास्ता है? मैम कैसे है रास्ता सुलह का? कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि अब तो मैं जान से ही मारना। ठीक है।